प्रेशर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। नाउ वी लुक अराउंड अस, हमारे चारों तरफ प्रेशर हमको कहाँ कहाँ दिखता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ जो हवा फैली हुई है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स, एटम, अर्थ उनको अपनी ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्ट करती है। ये इस बॉडी के पास कुछ मास है, उसको मैं हाथ पर रखता हूँ तो ये इस पर फोर्स लगाती है, mg। इसी तरह से एयर के जितने मॉलिक्यूल हैं सब के सब फोर्स लगा रहे हैं अपने मास के कारण। किस पर फोर्स लगा रहे हैं? जो भी चीज उनके और अर्थ के बीच में आती है। कुछ नहीं आती है तो अर्थ के सरफेस पर फोर्स लगाएंगे। ये सब जो फोर्स लगाते हैं उसका जो इफेक्ट होता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलेंगे प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज रियल क्वांटिटी। ऐसा होता है। ओके, हमको क्यों नहीं ऐसा लगता है? दैट वी विल डिस्कस। ओके, तो ये जो एयर के कारण, एयर के मास के कारण, एयर के वेट के कारण जो फोर्स लगता है, दैट क्रिएट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? कितना होता है इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने एक तरीका निकाला, और वो हमारा तरीका है कंपैरिजन या तराजू वाला तरीका। तराजू वाला तरीका क्या होता है कि हमारे पास एक लीवर है तराजू का, इधर हमने जिस चीज का वेट लगाना है उसको लगाया, और यहाँ पर नोन वेट को रखा जिसकी कैलकुलेशन हमको मालूम है। तो यहाँ हमने एक 5 kg का बार रख दिया और इसको ऐसा दबाते चले गए। अगर ये 5 kg का बार ज़्यादा वेट रखता है, ज़्यादा फोर्स रखता है तो ऐसे जाएगा, और ये हमारा वेट ज़्यादा है तो ये ऐसे जाएगा, और अगर ये बराबर खड़ा हो गया तो हम बोलेंगे हमारा फोर्स कितना है? 5 kg। ये तरीका है हमारे मेजरमेंट का फिजिक्स में। अदरवाइज अगर मैं आपको ऐसे अंगूठे से दबाऊंगा और पूछूंगा ये कितना फोर्स है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस नहीं है। तो एक डिवाइस क्या चीज है हमारे पास? बैलेंस। इस डिवाइस को अलग अलग काम के लिए हम लोग अलग अलग जगह पर यूज करते हैं। ऐसी ही हमने एक बैलेंस बनाई जिसके एक तरफ हम एटमॉस्फेयर से प्रेशर लगवाएंगे और दूसरी तरफ ऐसी चीज से प्रेशर लगवाएंगे जिसका प्रेशर हम काउंट कर सकते हैं। तो दोनों को बराबर कर लेंगे, और जब बराबर कर लेंगे इसको काउंट कर लेंगे तो पता लग जाएगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी उतना। प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? तो हमने वो जो डिवाइस यूज की उससे प्रेशर नापेंगे। प्रेशर का एक यूनिट बार भी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे बार। तो उससे उसका हम मीटरिंग करते, मेजरमेंट करते, मीन्स मीटरिंग करते, बार में मीटरिंग करते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे बैरोमीटर। Barometer is the device which measures atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये आपने पहले एक लाइन लिख ली है। The weight of atmosphere creates a force on the surface of Earth. That force per unit area or the pressure created by it is atmospheric pressure. The measurement is done by a device known as barometer. ये barometer device हम लोकल बना सकते हैं। किस तरह से barometer device बनाते हैं? एक glass tube लेंगे which is almost 1 meter long. उस 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब में हम मर्क्यूरी फिलअप कर देंगे पूरा ऊपर तक। ये हमने इसमें फुल मर्क्यूरी फिलअप कर दिया। एक ट्रफ लिया और उस ट्रफ में भी ये एक बर्तन है, इस बर्तन में, इस ट्रफ में मर्क्यूरी फिलअप कर दिया। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर थंब रख के हमने इसको बंद कर दिया। बंद रख के
ऐसा बंद किया, उसके बाद इसको हम ऐसा कर सकते हैं, मरकरी स्पिल आउट नहीं होगा, गिरेगा नहीं, ऐसा उल्टा कर देंगे। उल्टा करके हम इसको इस मरकरी के अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाकर हम इसको छोड़ देते हैं, अंगूठे को छोड़ देते हैं और ये ट्यूब यहाँ पर स्टैंड में लगा देते हैं। ये ट्यूब यहाँ पर ऐसी लग गई, और इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है। ये मरकरी जो इसमें ऊपर तक भरा हुआ है, यहाँ इस पूरे मरकरी को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, तो इस पूरे मरकरी का एक फोर्स बनता है। वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? नीचे, तो वो इन सारे पार्टिकल्स को नीचे ले जाता है। उस फोर्स का इफेक्ट क्या है? प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ इसका प्रेशर लगता है और इस प्रेशर के कारण ये सब नीचे जाने शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ये मरकरी इसमें गिरना शुरू हो गया। ओके, ये मरकरी इसमें गिरता है और नीचे आते 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 यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया और एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर ये यहाँ रुक गया। अब ये और नीचे नहीं आता है। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, सर्टेन ऑब्जर्वेशंस। पहला कि जब हमने इसको यहाँ पर रखा तो मरकरी नीचे क्यों गिरने लगा? दूसरा, अगर नीचे गिरता है तो फिर रुक क्यों जाता है? पूरा ही नीचे क्यों नहीं गिर जाता है? ये इन दोनों बातों को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसका हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से बनता है कि जब इसमें से मरकरी पर उसके वेट का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। ये हम सबको मालूम है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब ये नीचे गिरता है क्या कोई ऐसी चीज है जो इसको नीचे गिरने से रोकना चाहती है। कोई रोकने वाला है तो हमको दिखता नहीं है, पर है। कौन है रोकने वाला? देखिए, ये जब मरकरी नीचे गिरेगा तो गिर के इसमें जाएगा, इस लेवल का क्या होगा? ये लेवल यहाँ आएगा, ये लेवल यहाँ आएगा, ये लेवल ऐसा ऊपर चढ़ेगा जब मरकरी नीचे आएगा। ठीक है, ये समझ आया? इस लेवल को यहां आना है ऊपर। ये जब ये ऐसा ऊपर आता है तो देखिए इसके ऊपर यहां एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर 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 एयर, पूरा 500 मील तक एयर है। तो कहीं पर भी हम कुछ ये एरिया हमने छांटा तो इसके ऊपर ऐसे हमको क्या मिला? एयर कॉलम। ऐसे हवा का एक खंभा है पूरा ऊपर तक, उसका जो मास है उससे जो वेट बना वो वेट किधर काम कर रहा है? वो दबा रहा है। अर्थ और इसके बीच में कौन आ गया? मरकरी। तो वो किसको दबा रहा है? मरकरी को दबा रहा है। हमको दिखता नहीं है पर वो मरकरी को दबा रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल तो यही है ना। हमने किसी भी चीज को ऐसे रखा और छोड़ा अर्थ की तरफ और बीच में इसको रख दिया तो ये इसको दबा रहा है नीचे की तरफ। तो ये पूरा एयर जो है इस मरकरी को यहां पर दबाता है। कितने फोर्स से दबाता है? तो जो भी उसका वेट होगा उस वेट के अनुसार। कितने प्रेशर से दबाता है? दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज फॉर प्रेशर। उतने प्रेशर से ये दबा रहा है। कौन? एटमॉस्फेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर ये प्रेशर क्रिएट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस लेयर को कौन दबाती है नीचे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एयर कॉलम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये नीचे की तरफ है। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है इसके कारण इस मरकरी पे क्या इफेक्ट होगा? आंसर है कि ये इस मरकरी को ऊपर नहीं जाने देगा, दबा के रखेगा इधर। अगर ये प्रेशर ये वाला ये इस मरकरी को यहां से नीचे ले जाना चाहता है ऐसे,
ये वाला प्रेशर दोनों तरफ, ये सब तरफ से ये जो प्रेशर लगता है ये इसको ऊपर नहीं आने देना चाहता। तो आमने सामने कौन से दो प्रेशर हो गए? वन इज प्रेशर बाय द मर्क्यूरी कॉलम, ये जो नीचे आना चाहता है, अनदर इज प्रेशर बाय द एयर कॉलम। अगर ये प्रेशर इसको यहां से दबाए, चारों तरफ से ऐसा दबाए, तो मर्क्यूरी कहां आएगा? इसमें ऐसा चढ़ जाएगा। ये बात समझ में आती है? तो ये जब नीचे गिरता है तो ये दबाकर अपोज कौन करता है? एयर का कॉलम, एयर का प्रेशर इसको अपोज करता है। अब आमने सामने ये दो टीम सेट हो गई। यहां से हमने देखा कि मर्क्यूरी का कॉलम इसको ऐसे दबाता है, लेवल को, ये लेवल ऊपर उठता है, और इसको कौन दबाता है? एयर का प्रेशर इसको दबाता है नीचे। अब हम ये छोटा सा डाउट कर सकते हैं कि क्या इस मर्क्यूरी का साथ एटमॉस्फेयर नहीं देता? मतलब इस मर्क्यूरी के ऊपर एटमॉस्फेयर भी नहीं है इसकी सपोर्ट करने के लिए? आंसर है नहीं। कैसे? हमने ग्लास ट्यूब को फुल भरा था, उसमें एयर का एक भी एटम नहीं था, फिर हमने उसको उल्टा किया, उल्टा करके यहाँ अंगूठा निकाल दिया। जब ये मर्क्यूरी नीचे गिर रहा है तो एयर ऊपर नहीं गई, कोई उसका बबल ऊपर नहीं गया। हमने देखा कोई बबल नहीं गया। अगर एक भी बबल ऊपर नहीं गया और पहले एयर नहीं थी, तो अब इसके अंदर एयर के कितने एटम हैं? 0, एक भी एटम नहीं। तो इसमें क्या है? दैट इज वैक्यूम। तो ये कंप्लीट वैक्यूम हो जाता है, वैक्यूम। ठीक है? तो ये एक ऐसा वैक्यूम है जो सबसे अच्छा वैक्यूम है और सबसे स्ट्रॉन्ग वैक्यूम है। कैसे? इसलिए कि इसमें एयर के कितने एटम हैं? 0। ये बेस्ट वैक्यूम होता है। ठीक है? किसी भी चीज के कितने एटम हैं? किसी चीज का कोई एटम नहीं। दिस इज रियल वैक्यूम। ओके, तो ये वैक्यूम है। अच्छा, इसके ऊपर यहां पर एयर है, ये एटमॉस्फेयर इसको दबाता है, पर किसको दबाता है? ग्लास को। अगर वो ग्लास को दबाता है तो ग्लास उसके प्रेशर को अंदर ट्रांसमिट नहीं करता, क्योंकि ग्लास सॉलिड है और सॉलिड का नेचर है कि वो ऐसा अंदर नहीं दबेगा। हाँ, रबर होता दब जाता, लिक्विड होता दब जाता, पर ये सॉलिड है। सॉलिड का नेचर क्या है? कड़ा रहेगा, भले अंदर की हवा पूरी निकल जाए, वैक्यूम हो जाए। तो इसलिए ये प्रेशर यहां नहीं आया, ये प्रेशर यहां नहीं आया, ये प्रेशर इसके ऊपर नहीं आया। तो इसका साथ देने के लिए ये प्रेशर नहीं है। तो ये प्रेशर इसको, इस सरफेस को प्रेस कर रहा है, पर इसको ऊपर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। तो अब देखिए, इस पॉइंट पर किसका प्रेशर है? सिर्फ मर्क्यूरी कॉलम का, नीचे दबाने के लिए। और ये वाले प्रेशर इसको इधर से वापस दबाते हैं और नीचे नहीं आने देते। और ये पॉइंट अपनी जगह खड़ा हो गया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। जैसे ही इक्विलिब्रियम में आया, हमने क्या रिजल्ट निकाला कि इस कॉलम का लगने वाला प्रेशर और इधर से हवा का लगने वाला प्रेशर, दोनों प्रेशर कैसे हो चुके हैं? इक्वल। अदरवाइज ये दबता या ये दबता। ये बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? ओके, अब ये रुक गया यहां पर, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा है। तो हम समझ गए कि इसका जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम जानना चाहते हैं और इसका प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमने इसका प्रेशर कैलकुलेट कर लिया तो वही प्रेशर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होगा। तो इसका प्रेशर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में किया है, एनी कॉलम ऑफ लिक्विड execute a pressure and that pressure is equal to H rho G. Yes. So this is the pressure created by this mercury. So this is the pressure created by air. इसीलिए वो मर्क्यूरी वहां रुक गया। ठीक है? तो ये हमने
प्रेशर की कैलकुलेशन की। अच्छा, कैलकुलेशन कहाँ हुई? कैलकुलेशन ऐसे हुई कि हमने प्रेशर किस में नापना है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। क्या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में हो गई? हो गई। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर का फॉर्मूला है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आएगा। तो ठीक है, करते हैं। h हाइट, ये हमने किया एक स्टैंडर्ड लैब में। वो लैब समुद्र के किनारे है, मीन्स उस लेवल पर है। क्या है कि ऐसे हवा भरी हुई है, मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो ऊपर एयर का कॉलम पूरा मुझे दबाएगा। मान लो ये कॉलम है 5000 मीटर। अब अगर मैं इसके ऊपर चला गया 500 मीटर, वहां एक्सपेरिमेंट किया, तो अब दबाने वाला कॉलम कितना है? 4500 मीटर। वो कॉलम छोटा हो गया तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट मीन्स इफ यू गो एट ए हाइट, व्हाट हैपेंस टू प्रेशर? डिक्रीजेस। तो ये इससे बड़ा सिंपल रिजल्ट हमको मिला और हमने इसको उल्टा भी याद कर लिया। इफ द प्रेशर इज डिक्रीजिंग देन द लोकेशन इज हाई। दैट इज वन रीजन। दूसरे रीजन भी होंगे। दूसरे रीजन क्या हो सकते हैं? तीन रीजन हो सकते हैं। कौन से 3 रीजन हो सकते हैं? ये तीनों दिए हैं रीजन। हाइट में हम चले जाएंगे तो कॉलम की हाइट जो है कम हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी। अगर बरसात की हवा है, सर्दियों की हवा है, गर्मी की हवा है, तीनों के एयर में डेंसिटी का डिफरेंस है, प्रेशर तीनों में अलग अलग होगा। अगर हम अर्थ पर प्रेशर ले रहे हैं और पहाड़ पर जाकर ले रहे हैं, नॉर्थ पोल में जाकर ले रहे हैं और इक्वेटर में ले रहे हैं, जी का डिफरेंस आएगा, प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। तो प्रेशर को इफेक्ट करने वाली कितनी चीजें दिख रही हैं? 3। तो हम उसकी कैलकुलेशन नहीं, हम तो सीधा इसको लगाते हैं यहां पर और हाइट को देख लेते हैं। हाँ, ये हमने जहां जहां किए, सबसे स्टैंडर्ड लेवल कहां पर होता है? तो आंसर है जो सी का लेवल है, दैट इज सेम ऑल ओवर द अर्थ, क्योंकि पानी का लेवल बराबर रहता है। तो हम ये मानते हैं कि सी का लेवल सब जगह एक जैसा है, बाकी सब चीजें उससे ऊपर हैं, कोई कोई नीचे भी हैं, लेकिन सब चीजें उसके ऊपर हैं। ठीक, तो एयर, ये जहां पर जो मरकरी का कॉलम बना, इसको हमने देखा एट सी लेवल, Hg column has height 760 millimeter, 760 millimeter और 76 सेंटीमीटर और 0.76 मीटर, इसी में भी कन्वर्ट कर लीजिए। दिस इज हाइट ऑफ मरकरी कॉलम एट सी लेवल। ओके, अगर इस हाइट को हम यहां पर रखेंगे तो प्रेशर कितना आएगा? P इज इक्वल टू, SI सिस्टम में काम करेंगे 0.76। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है? तो डेंसिटी के समय हमने स्टडी किया था, दिस इज 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ये इसकी डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है? 13.6 और डेंसिटी कितनी? 13.6 इंटू 10 की पावर 5, दैट इज 13,600 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी 9.8। ये जिसको मल्टीप्लिकेशन किया, दिस कम्स टू 1.013 इंटू 10 की पावर 5। ये प्रेशर आया और प्रेशर का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन से पास्कल। So this is pressure created by the mercury column. If this is the pressure created by the mercury column and it is balancing pressure by the air, then what is the pressure of air? Same. और ये एयर का प्रेशर किसका है? पूरे एटमॉस्फेयर का है। So this is atmospheric pressure of the earth at sea level. ये फिगर आपको याद रखना है। एट सी लेवल व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये प्रेशर आ गया। अब
ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसकी हमने प्रेशर की हमने अलग अलग यूनिट्स डिसाइड की, प्रैक्टिकल यूनिट्स। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, दैट इज पास्कल। ये लेकिन जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम का विभाग है, जो मेडिकल का विभाग है, वो सब इसको यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं तो वो बार बार एच रो जी को कैलकुलेट नहीं करते। बैरोमीटर को यूज करके एच रो जी को कैलकुलेट नहीं करते। क्यों? हम ये मानते हैं रो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज सेम कांस्टेंट एंड जी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एवरीवेयर। सो ये दोनों को कांस्टेंट मान लेते हैं तो क्या चीज बदलने वाली रहेगी? एच। तो हमने अपने दोस्त को बॉम्बे में पूछा कि आज कितना प्रेशर है, तो उसने वहां से जवाब दिया कि आज का प्रेशर 750। तो हम समझ गए वहां मर्क्यूरी का लेवल कितना है? 750। उसने पूछा कोरबा में क्या है, तो हमने बताया कोरबा में 730 है। ठीक इसी तरह से अगर हम शिमला वाले को पूछते हैं कितना है, तो वो हमको जवाब देता है कि यहाँ 690 चल रहा है। तो इस तरह से हम सब आपस में प्रेशर की बात में कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं? हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम ही हमारे लिए यूनिट बन गया और बड़ा कन्वीनियंट यूनिट बन गया। हम डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर देखने जाते हैं, आप में से किसी ने भी देखा होगा, वो डॉक्टर अपनी मशीन लगाता है ब्लड प्रेशर वाली और अपने सामने ये रखता है ग्लास ट्यूब, उसमें मिरर चढ़ता है उतरता है, मर्क्यूरी ऊपर नीचे जाता है, जहां से भी उसका रेजोनेंस होता है उसको पता लग जाता है कि इतना प्रेशर बॉडी के अंदर है। वो भी क्या देख रहा होता है? हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। वो भी उसी यूनिट को यूज करते हैं। तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज ए वेरी प्रैक्टिकल एंड कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर। तो एक प्रेशर का यूनिट ये बना, दूसरा हमने प्रेशर का यूनिट लिया हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अच्छा, ये और ये बड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़े छोटे छोटे प्रेशर, जैसे एक जगह प्रेशर है 740 तो एक जगह प्रेशर है 741 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी का ऊपर चढ़ना, दैट इज अ वेरी स्मॉल प्रेशर। तो इसलिए जहां छोटे छोटे प्रेशर के डिफरेंस काउंट होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर में 1 मिलीमीटर भी 2 मिलीमीटर भी अगर मर्क्यूरी चढ़ता है, दैट मे बी अ कंसर्न फॉर द डॉक्टर। तो उसको ये यूनिट चाहिए, छोटा वाला यूनिट चाहिए। अच्छा, लेकिन जो आदमी पावर हाउस में बॉयलर चला रहा है, बॉयलर के अंदर स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कितना प्रेशर होता है? इसमें हमने देखा कि इसका प्रेशर, ये देखिए, ये दिस इज ऑलमोस्ट 1, 013 को 0 ही मानिए, तो ये क्या है 1 × 10 to the power 5, और 10 to the power 5 क्या होता है? 1 लाख। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 1 लाख पास्कल। ओके, जब हम स्टीम को बॉयलर के अंदर भरते हैं, इतनी ज्यादा स्टीम का प्रेशर होता है ताकि वो निकले और टरबाइन को चला सके ब्लास्ट होके। तो मुझे आइडिया नहीं है कि पावर हाउस वाले क्या भरते हैं, पर मैं इस बारे में बता सकता हूं कि वो अगर एटमॉस्फेयर से 5 गुना भरते हैं, उससे 5 गुना, बहुत ज्यादा नहीं है, अगर उससे 5 गुना प्रेशर रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 लाख पास्कल। ठीक है, 8 गुना रखेंगे 8 लाख पास्कल। मान लीजिए यहां का हमारा बॉयलर 5 लाख पास्कल पे चलता है, तो जब वो फैक्ट्री में उसको बनाएगा तो उसकी सेफ्टी के लिए उसको टेस्ट करेगा कि वो बॉयलर 20 लाख पास्कल तक बस्ट नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, तब वो 5 लाख यहाँ यूज करने के लिए परमिट करेगा। सेफ्टी मार्जिन इतनी रखेंगे। तो हर बार आप देख रहे हैं कि जब हम इस प्रेशर की बात करते हैं तो लाख पास्कल ये शब्द बार बार यूज करते हैं, तो उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो हम उसको अवॉइड करने के लिए यूनिट को बदल देते हैं और हम यूनिट क्या रख लेते हैं अपनी, कि जिसका प्रेशर इतना होगा 1 लाख पास्कल, उसको हम बोलेंगे 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर। तो अब इंजीनियर आते हैं और वो बोलते हैं कि इस बॉयलर में कितना प्रेशर आ सकता है। मैन्युफैक्चरर बोलता है साहब हमने 10 एटमॉस्फेयर टेस्ट कर लिया इसमें, आप इसको 4 एटमॉस्फेयर तक यूज कर लीजिए।
तो बात समझ में आ गई? ठीक है। हम एक ट्रक वाले को पूछते हैं कि तुम्हारे इसमें कितना किलो मास रख सकते हैं, कितना किलो वेट तुम्हारा ट्रक ले सकता है। तो वो किलो में अगर आपको एक नंबर बता देगा कि मैंने 12,13,1580 किलो इसमें आएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमको क्या समझ में आता है कि वो बोलता है कि मेरे ट्रक में 10 टन वेट आएगा, दूसरा बोलता है मेरे ट्रक में 12 टन वेट आएगा। तो हमने उसकी यूनिट क्या बना दी? टन। क्या नहीं यूज कर रहे? किलो, छोटा यूनिट। इसी तरह से जहां हमको हाई प्रेशर की जरूरत होती है, हम किसको यूज करेंगे? एटमॉस्फेरिक। 1 एटमॉस्फेरिक, 2 एटमॉस्फेरिक, 3 एटमॉस्फेरिक, और हमको मालूम है 1 एटमॉस्फेरिक मतलब क्या? 1 लाख पास्कल। तो एक हमारी यूनिट कौन सी हो गई? ATM। ATM इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM प्रेशर। तो एक यूनिट तो हमारी ये है पास्कल। पास्कल इज व्हाट? ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, एटमॉस्फेरिक, हाइट ऑफ एचजी कॉलम। भले मिलीमीटर में बताइए या सेंटीमीटर में बताइए, ये सब इसके यूनिट बन गए। इसी तरह से हम एक और यूनिट यूज करते हैं जो बहुत पहले से इंजीनियरिंग में यूज होते आ रही है, एंड दैट इज बार। बार क्या होता है? बार इज 1 एटमॉस्फेरिक। सिर्फ यही है कि हम इसमें ये नहीं लेते हैं, इट इज 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है? 1 बार प्रेशर। सो 1 बार प्रेशर इज 1 into 10 to the power 5, यानी 1 लाख पास्कल एक बार होता है। ठीक। तो इस तरह से प्रेशर के अलग अलग इंडस्ट्री में, प्रैक्टिस में हम लोग अलग अलग यूनिट यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं कि ये जो हम मर्करी इसमें यूज कर रहे हैं, क्या हम इसकी जगह वाटर यूज नहीं कर सकते? तो आंसर है हम वाटर यूज कर सकते हैं। ये जैसे आपने एक तराजू लिया, तराजू में इधर हमने 10 किलो चावल डाले, या एक बोरा चावल यहाँ पे रखा, एक बोरा चावल रखा, और यहाँ लोहे का एक बाट रखा 100 किलो का, दोनों बराबर हो गए, बैलेंस हो। अब हमने बोला यार लोहा तो बहुत महंगा होता है, ऐसा करो लकड़ी का बाट बना लो। ठीक है, लकड़ी का बाट हम बनाने गए, लेकिन इस 100 किलो को बैलेंस करना है ना, तो 100 किलो को बैलेंस करने के लिए लकड़ी कितनी लगेगी? 100 किलो। 100 किलो लोहा लेते हैं तो इतने से में आ जाता है। 100 किलो लकड़ी लेने गए, इतनी सी लकड़ी आई, इतनी बड़ी। तो हर बार इतनी सारी लकड़ी उठा के रखते हैं तो क्या होता है? 100 किलो। यहां पर देखिए, ये जो हमने मरकरी रखा है इसकी डेंसिटी कितनी है? 13.6। यूनिट एरिया में कितना वेट आ जाता है? 13.6। अगर वाटर रखेंगे तो वाटर कितना लंबा रखना पड़ेगा? 13.6, क्योंकि वाटर की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? 1। इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 13.6, यानी इसका वेट कितना होता है? 13.6। तो अगर सेम प्रेशर वाटर से क्रिएट करना चाहते हैं तो वाटर की हाइट हमको कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 13.6 बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर इसकी हाइट 76 सेंटीमीटर आती है तो वाटर की हाइट कितनी आएगी? फॉर वाटर, H water rho G is H water rho water into G is equal to H mercury rho mercury into G। G और G कैंसल, क्योंकि ये दोनों क्या दिखाएंगे हमको? प्रेशर। फिर से ये हमने ट्यूब रखी, उसमें पानी भरा, भरते 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 बैलेंस हो गया, उसकी हाइट कितनी आई? H फॉर वाटर, ये रो डेंसिटी। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना? H रो G। मरकरी भरा था तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना? H रो G फॉर मरकरी फॉर वाटर। ओके, G और G कैंसल, तो H वाटर कितना आया? H मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये कितना है? दिस इज 760 या 0.76 मीटर।
and this is 13,600 meter. Say 13,600 kg per meter cube. तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से हाइट आ गई। ये हाइट हमने निकाली। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ना जरा देखिए कितना आएगा। 1 2 1 2 देखिए कितनी आती है। ओके, सो दिस विल बी ए वेरी लार्ज हाइट। हमको मालूम है ये 0.76 मीटर था, 13.6 डेंसिटी है, इसलिए 0.76 में 13.6 को मल्टीप्लाई किया, इट कम्स टू 10.36। तो वाटर कॉलम की हाइट कितनी होनी चाहिए? 10.36 मीटर, इतनी हाइट उसकी होगी। अच्छा, लेकिन 10 मीटर होता कितना है? 10 मीटर 3 मंजिल बिल्डिंग के बराबर हाइट होती है। तो उतनी हाइट का बैरोमीटर हम लैब में नहीं बना सकते, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। इसलिए हम पानी का बैरोमीटर नहीं बनाते, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। बैरोमीटर ऐसा होना चाहिए कि हमारे टेबल पे बन जाए, दीवार पे लग जाए, सो दैट वी कैन नॉट। नहीं, समझ में आ गया? ओके, सो यू कैन वेरी वेल राइट इट कि व्हाई वी डू नॉट यूज द बैरोमीटर मेड ऑफ वाटर। द आंसर इज to counter the atmospheric pressure or to balance the atmospheric pressure, the height of water column has to be more than 10 meter. So making a barometer with more than 10 meter long tube is not practical. Therefore, we cannot make barometer with water. समझ आया? So this is what you have to write when it is asked about water. अच्छा, दूसरी चीज एक और, यहां पर क्या है? वैक्यूम। हम जनरल भाषा में क्या किसी को समझाते हैं कि ये यहां पर मरकरी नहीं है और इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है, ये इसमें मरकरी इतना क्यों चढ़ गया है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। तो हम किसी आदमी को उतना फिजिक्स नहीं समझा सकते, हम उसको एक जनरल फिजिक्स समझाते हैं कि यहां पर वैक्यूम है और वैक्यूम हवा को खींचना चाहता है। इधर हवा है, इस हवा का रास्ता इधर से है, तो वैक्यूम जब उस हवा को खींचना चाहता है तो रास्ते में कौन आ गया? मरकरी। तो इसलिए उसने मरकरी को खींच लिया। इस वैक्यूम की कितनी मरकरी खींचने की ताकत है? तो इसकी जो ताकत है खींचने की वो कितनी है? 760 मिलीमीटर। इतना खींच सकता है उसको, इसीलिए उतना खींचता है। अब वैक्यूम लिक्विड को खींच सकता है, इस बात को सब जानते हैं क्योंकि हम स्ट्रॉ लगाते हैं, खींचते हैं, आ जाता है पानी ऊपर। सो वी ऑल नो। लेकिन फैक्ट क्या है फिजिक्स में कि वैक्यूम इसको खींचता है। वैक्यूम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो हवा जो इसको दबा रही है। अभी हमने बोला वैक्यूम तो इसको 760 मिलीमीटर खींचता है, कोरबा में आके वो 760 नहीं खींचता, 740 खींचता है। क्यों? वही वैक्यूम तो है। इसलिए हम जानते हैं उस बात को कि वहां पर ये हवा कितना दबा रही है, उसको 760 के बराबर दबाती है। यहां की हवा कितना दबाती है? 740 के बराबर दबाती है। तो इस कॉलम की हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रेशर कि वैक्यूम? प्रेशर। ठीक है, लेकिन जनरल लोगों को समझाने के लिए मुश्किल होता है कि इधर से प्रेशर लगता है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए ये अपनी हाइट मेंटेन करता है, दैट्स डिफिकल्ट। तो हम क्या बोलते हैं कि वैक्यूम लगाइए, वैक्यूम सक कर लेता है। ठीक है, तो एनीवे जनरल समझाने के लिए वो तरीका ठीक है, वैक्यूम सक कर लेता है। हम भी उसी भाषा में बात कर लेते हैं, वैक्यूम सक कर लेता है। अगर यहाँ पानी रहेगा तो वैक्यूम उसको भी सक करेगा, यानी एटमॉस्फेयर उसको भी दबाएगा। अब कितना दबाएगा और कितना ऊपर तक सक करेगा पानी को? आंसर क्या आया? अभी हमने निकाला था, 10.3 मीटर खींच सकता है। अगर हमने पानी ज्यादा दूर से खींचना है, जमीन के अंदर हमने बोर किया, 20 मीटर नीचे पानी है,
20 मीटर नीचे पानी है, पाइप लगाया हमने और खींचा, मशीन लगाई वैक्यूम करने के लिए, पंप लगा दिया, उसने वैक्यूम किया जोर से, वैक्यूम करेगा तो उसके अंदर कॉलम बनेगा, ठीक है। कितना आएगा पानी ऊपर? 10.3 मीटर, इससे ज्यादा ऊपर नहीं आ सकता। ये फुल वैक्यूम होता है, इधर फुल एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इधर फुल वैक्यूम है, तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए कितना वाटर चाहिए? 10.3 मीटर। जैसे ही वो 10.3 मीटर आता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर और वाटर का प्रेशर बराबर हो गया। अब आप वैक्यूम करते रहिए, ये ऊपर नहीं जाएगा, बैलेंस हो गया। जैसे ही ऊपर जाएगा अपने वेट से नीचे आ जाएगा, वैक्यूम कुछ नहीं कर पाएगा। तो पानी को हम कितना ऊंचा खींच सकते हैं? 10 मीटर। आप 12 मीटर पानी नहीं खींच सकते, ये याद रखिएगा। दिस अगेन मेक्स ए conceptual questions. Why we cannot pull water beyond 30 feet? 30 feet is almost 10 meter. तो आंसर क्या होगा? Because atmospheric pressure is equal to a column of water which has a height of 10 meter. Therefore, a complete vacuum cannot maintain a water level of more than 10 meter. समझ आया? The pressure of 10 meter column is equal to pressure of atmosphere. Therefore, water column of more than 10 meter cannot be made. ये रीजन होता है कि हम ज्यादा सब नहीं कर सकते। तो कोई भी पंप हो, कितना भी अच्छा पंप हो, उसका सक्शन 10 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये वाला वैक्यूम प्योर वैक्यूम है, दुनिया का कोई भी पंप इतना अच्छा वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकता कि उसमें एक भी एटम मत रहे हवा का, ऐसा कोई पंप नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ प्रेशर रह जाता है। इसका मतलब अगर वो प्रेशर भी इसमें मिक्स हो गया तो ये हाइट और कम हो जाएगी। तो इसीलिए 10 मीटर या 30 फुट बोलने की बात है, एक्चुअली पानी जो है 10-15 फुट से ज्यादा नहीं खींचा जाता, क्योंकि हम कंप्लीट वैक्यूम नहीं कर सकते। अब अगर हम 10-15 फुट ही पानी खींच सकते हैं, तो फिर हम खेतों में पानी कैसे खींचते हैं? वहां पर पानी कितना नीचे होता है? 100 फुट, 200 फुट, 500 फुट, 50-50 मीटर नीचे पानी होता है। और जो तेल के कुएं होते हैं उसमें हजारों मीटर नीचे तेल होता है, तो फिर हम खींचते कैसे हैं उसको? तो आंसर है दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस, लेकिन उसमें भी प्रेशर इन्वॉल्व है। उसमें प्रेशर बड़ा मजेदार तरीके से इन्वॉल्व है। आपने कभी वो पढ़ा होगा मेटलर्जी में, सल्फर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? ओके, सल्फर एक्सट्रैक्ट करने के लिए देखिए, हम 2 पाइप डालते हैं। ये जो दिख रहा है, ये इसको ऐसा बढ़ाकर ये, और ऐसा पाइप बाहर निकाल लीजिए। ये बड़ा वाला पाइप, इसके अंदर एक ये छोटा वाला पाइप, और इस पाइप को हमने ऊपर ढक्कन लगा के टाइट कर दिया, और यहां पर ये इस तरह से ओपनिंग बना ली। इस सिस्टम को जमीन में बोर करके नीचे डालते जाते और नीचे जाके ये जहां पर मटेरियल है जिसको निकालना है सल्फर को, वहां तक हमने इसको डाला। सल्फर की स्पेशलिटी क्या होती है कि वो गर्म होकर मेल्ट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहां से स्टीम डालते हैं। स्टीम जाती है, गर्म होता है, ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होता है, ये वाली कंडीशन बन जाती है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहां से वैक्यूम बनाना शुरू करते हैं, या वैक्यूम नहीं भी बनाते मान लीजिए। ओके, यहां से हम प्रेशर बढ़ाना शुरू करते हैं। यहां पर प्रेशर कितना था? 1 लाख पास्कल, और उसके कारण पानी कितना ऊपर चढ़ता था? 10 मीटर। 1 लाख पास्कल में 10 मीटर। हमने यहां से पंप लगाया और पंप लगा के उसको प्रेशराइज करते रहे 10 लाख पास्कल। अब 10 लाख पास्कल हमने किया तो पानी कितना ऊपर उठेगा बताइए? बैलेंस करने के लिए 100 मीटर ऊपर उठ गया, तो ठीक है, हमने 20 लाख कर दिया। अब कितना उठ गया? 200 मीटर। तो ये यहां से उठा ऐसा 200 मीटर।
200 मीटर उठा, ये 190 मीटर पर ये ओपनिंग है, तो यहां से निकलता है, ये यहां से निकलना शुरू कर दिया, प्रेशर बराबर किया। तो अब ये कॉलम हमने कितना बना दिया 200 मीटर, तो इसमें भी क्या लगा प्रेशर। प्रेशर को क्या कर रहे हैं हम बैलेंस। पास्कल का लॉ क्या है, प्रेशर सब जगह एक जैसा होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे 20 लाख क्रिएट किया है तो यहाँ भी 20 लाख पास्कल होगा, और वो 20 लाख पास्कल जब इसको पुश करेगा तो ये ऊपर चढ़ेगा, निकल आएगा यहाँ से। यहाँ पर सिर्फ कितना रहता है 1 लाख। तो इसीलिए एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका कॉलम कितना क्रिएट करेगा 1 लाख, उसके ऊपर कॉलम नहीं बन सकता। इस तरह से हम एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करके इसमें से पानी को ऊपर फेंक सकते हैं। कितना, जितना हम चाहे, जितना हम यहां से प्रेशर क्रिएट करेंगे उतना यहां से ये बनेगा। तो ये प्रेशर पंप है। ये पंप हम अपने घर में पानी के लिए भी यूज करते हैं। आप देखेंगे अर्थ के ऊपर, ये फर्श के ऊपर ये पंप लगा रहता है, चालू करते हैं आवाज आती है उसके घूमने की तेजी से, और ये पंप इधर से हवा को दबाता है नीचे, एयर को। तो एयर यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करती है, उसके कारण इसमें से पानी चढ़ के ऊपर आ जाता है। ये प्रेशर पंप हम यूज करते हैं, और इसको 10 मीटर का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो पहले जो हमारे पंप होते थे, सबसे पहले हम क्या करते थे, सक करते थे कितना 2-4 मीटर, उससे ज्यादा सक नहीं कर पाते थे क्योंकि लिमिट क्या है 10 मीटर, और उतना अच्छा हमारा पंप नहीं होता था। तो कुएं में, कुआं खोदे, कुएं में जहां तक पानी आता था, इस कुएं में जहां तक पानी आएगा, यहां तक हमको पानी दिखा कुएं में, तो यहां पर एक मचान बनाकर यहां हम पंप लगा देते हैं, और पंप का सक्शन पाइप इधर डाले, और ये वाली हाइट है 1 मीटर। 1 मीटर बड़े आराम से खींच सकता है। यहां पर हमने इसके ऊपर वैक्यूम क्रिएट किया, ये पंप चला, इसने यहाँ वैक्यूम क्रिएट, तो वैक्यूम कितने दूर तक पानी खींच सकता है 10 मीटर तक, और ये हमने कितना लगाया 1 मीटर पे, बड़े आराम से पानी को खींच लेता है। जब ये पानी को खींच लेता है तो पानी को दबाकर फेंकने का सिस्टम अलग है, उसको डिस्चार्ज सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने वो डिस्चार्ज सिस्टम इधर लगाया, और इससे ये अपने घर की ऊपर की टंकी तक पानी पहुंचा देगा। लेकिन सक्शन को हम ज्यादा दूर नहीं रख सकते। आप जब भी कोई पंप खरीदने जाएंगे, उस पंप पे लिखा रहता है कि डिस्चार्ज 20 मीटर आप कर सकते हैं, सक्शन 2 मीटर 3 मीटर, बस उतना ही होता है सक्शन। तरीका अब क्यों होता है ऐसा ही समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करना होता है। एनीवे, ये इसके बारे में सफिशिएंट हो गया। नाउ यू कैन मेक न्यूमेरिकल्स। इससे H1 ρ1 V1 इज इक्वल टू H2 ρ2 G2 से, उससे भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अगर हम रो चेंज करेंगे तो कॉलम की हाइट कितनी आएगी, प्रेशर से कितना ऊपर जाएगा, ये आप निकाल सकते हैं। ओके, डिफरेंट यूनिट्स के बारे में हो गया। अब हम अगली चीज लेते हैं, गेज प्रेशर। ये अभी हमने क्या देखा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट्स। ये गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, वो ये है कि हमारे ऊपर 1 लाख पास्कल का प्रेशर है, लेकिन हम दबते नहीं। 1 लाख पास्कल मतलब क्या, 1 स्क्वायर मीटर में 1 लाख किलो। तो अगर हमारा बॉडी एरिया 1 स्क्वायर मीटर नहीं है, 0.1 स्क्वायर मीटर भी है, सिर्फ 0.1 स्क्वायर मीटर, तो भी हमारे ऊपर कितना वेट आना चाहिए, 10,000 किलो। हम तो 100 किलो नहीं उठा सकते। तो 10,000 किलो वेट जब हवा का हमारे ऊपर आ रहा है तो हमको तकलीफ क्यों नहीं होती? हाँ, इसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जितनी नसें हैं उसके अंदर, आर्टरी के अंदर, सब जगह उतना ही प्रेशर है। 1 लाख पास्कल। यानी अगर हमारी ये एक ट्यूब है जिसमें ब्लड जाता है, इस ब्लड के अंदर प्रेशर है 1,05,000, ऊपर प्रेशर है 1 लाख हवा का, अंदर कितना 1,05,000। तो हमको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि कितना प्रेशर है, ये सिर्फ 5।
ये नेचर ने हमारी बॉडी के लिए डिसाइड किया है कि अगर कहीं प्रिक होता है तो 5 प्रेशर से खून बाहर निकलना शुरू कर देता है। कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर मत जाए, फॉरेन मटेरियल, इसलिए नेचर ने क्या सिस्टम रखा है, बॉडी के अंदर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रखा है, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो वो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना होता है? 70, दैट इज 70 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, वही जो डॉक्टर देखता है। तो वो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है ताकि अगर कभी भी कहीं भी बॉडी पंक्चर हो तो बाहर से कोई इंफेक्शन अंदर मच जाए। जैसे ही पंक्चर होगा किधर से किधर फ्लो होगा? अंदर से बाहर, तो बाहर से कोई चीज नहीं जाए। ओके, अगर हम उस छोटे से को नेग्लेक्ट कर दें, उसको नेग्लेक्ट कर दें तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर कैसे होते हैं? इक्वल। तो इस स्किन पर किधर फोर्स लगा, नीचे कि ऊपर? आंसर है किधर नहीं लगा। ठीक है, तो इसलिए हमको एक्सपीरियंस नहीं होता। अब ये जो फोर्स लगता है, हम बोलते हैं यार नीचे लगता है, तो कुछ तो नीचे हमको दबाना चाहिए। तो हमारा ये कहना है वो आंसर गलत है। पास्कल लॉ क्या कहता है? दैट एट एनी पॉइंट द प्रेशर इज इन ऑल डायरेक्शंस। तो जो एटमॉस्फेयर यहां है वो मुझे इधर भी दबाता है, इधर भी दबाता है, नीचे भी दबाता है, ऊपर भी दबाता है, सब तरफ दबाता है। तो अल्टीमेटली नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। इसलिए हवा के कारण मुझे किसी भी तरफ प्रेशर के कारण फोर्स नहीं नजर आता, लेकिन फोर्स है कितना? 1,00,000 पास्कल, इतना फोर्स है, फिर भी हमको समझ में नहीं आता। अगर समझना है तो स्पेसशिप में हम चले जाते हैं। जब हम बैठते हैं स्पेसशिप में, अर्थ के बाहर निकल गए, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो गया? 0। लेकिन हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कितना है? 1,00,000 पास्कल, जो हम अर्थ से लेके गए। अब वहां क्या होगा? अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम। तो क्या होगा? ये नसें फूलनी शुरू हो जाएगी, ऐसे सब चेहरा फूलना शुरू हो जाएगा। आपने पिक्चरों में देखा, ग्रेविटी पिक्चर देखिए, ओके, उसमें देखा, या कोई भी स्पेसशिप का आप देखिए, उसमें शरीर फूलना शुरू हो जाता है, और अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया बस्ट हो जाएगा। इतना प्रेशर हमारे अंदर होता है। ओके, फिर से हम उस पर आते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर 1,70,000, बाहर कितना? 1,00,000। तो ये 70 क्या है? हमने क्या किया? एक गेज लगाया बॉडी के अंदर से, कहीं से भी, या आप ये मान लीजिए हमारे मोटरसाइकिल की ट्यूब है, मोटरसाइकिल की ट्यूब में हमने एक गेज लगाया। अब 1,00,000 का प्रेशर मोटरसाइकिल की ट्यूब के अंदर भी है और बाहर भी है, क्योंकि पास्कल लॉ क्या कहता है? एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट प्रेशर इज सेम एंड इन ऑल द डायरेक्शंस। तो दोनों में 1,00,000 है। अब हम क्या करते हैं कि एक पाइप लेके, पंप चला के ट्यूब के अंदर एक्स्ट्रा हवा डालते हैं। एक्स्ट्रा हवा डालते हैं तो वो हो गया 1,20,000, 1,20,000। तो अब इस ट्यूब से हमने यहां पर एक पाइप लगाया और इस पाइप के ऊपर ये घड़ी लगाई। ये घड़ी ऐसे चली, ये घड़ी जो यहां पर गई, मुझे इस पर क्या लिखना चाहिए? 1,20,000 या 20? आपको किससे कंसर्न है? 20 से, कि कितना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि 1,00,000 तो हमारे किसी काम का नहीं है, वो अंदर है, बाहर है। ठीक है, तो इसीलिए हम अपनी गिनती वहां से शुरू करते हैं। अपना उस लेवल को हम क्या कर लिए? 0। तो अब हम क्या लिखते हैं? 20। अब आपसे पूछते हैं मोटरसाइकिल में हवा डलवाया, हाँ, कितना रखा था? आपने बोला 27। तो हमको समझ आ गया कि ठीक है 27, पीछे के चक्के में 27 रखना, सामने 22 रखना। अब उसके अंदर प्रेशर 27 है क्या? नहीं, 1,27,000 है। तो ये 27 क्या है? ये 27 गेज प्रेशर है। 1,00,000 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हर एक में जुड़ा हुआ। तो दो लेवल के प्रेशर के, दो लेवल के बीच का डिफरेंस, उसमें जब हम एक गेज लगाते हैं, एक मीटर लगाते हैं, तो एक में प्रेशर ज्यादा है, बाहर में हवा में प्रेशर कम है, तो ये कांटा जितना ज्यादा उठेगा या जितना ज्यादा दबेगा, वो वाला प्रेशर
प्रेशर नहीं बताता है, प्रेशर का डिफरेंस बताता है। इस प्रेशर डिफरेंस को हम घड़ी से देखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर देखने के लिए सबसे सिंपल गेज क्या है? सबसे सिंपल गेज मर्क्यूरी का होता है। तो मर्क्यूरी का गेज ये हमने बनाया, ये, और यहां पर प्रेशर लगा दिया। यहां पर हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के पहले इसमें मर्क्यूरी डाला हुआ था ये, तो ये लेवल कैसा था? इक्वल। इसके ऊपर किसका प्रेशर है? एटमॉस्फेयर का। अब हमने इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाया जिसके अंदर हम प्रेशर नापना चाहते हैं। प्रेशर नापने के लिए हमने इसमें लगाया, तो क्या देखा कि ये यहां आ गया और ये यहां आ गया। इतना डिफरेंस इसमें आ गया। दिस इज 10 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे कि अंदर और बाहर प्रेशर का डिफरेंस कितना है? 100 मिलीमीटर। तो हम इतनी बड़ी भाषा यूज नहीं करते, हम ये कहते हैं कि इसके अंदर 100 मिलीमीटर प्रेशर है। वो सच है क्या? उसके अंदर प्रेशर है कितना? 1 लाख प्लस 100, लेकिन हम बोलते क्या है? 100 मिलीमीटर। सो इट इज आवर अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो 100 मिलीमीटर है, ये कौन सा प्रेशर है? गेज प्रेशर। ठीक है, तो अब समझ आ गया गेज प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसका एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? 1 लाख 100। गेज प्रेशर कितना है? 100, क्योंकि बाहर 1 लाख तो ऑलरेडी है। सो दैट इज नोन एज गेज प्रेशर। ओके, तो ये दोनों प्रेशर हो जाने के बाद में अब हम एक छोटी सी चीज लेते हैं, दैट इज हाइड्रोलिक मशीन। Hydraulic machine is a device which helps us to create very large forces. Large force. जितना फोर्स हम नहीं लगा सकते उससे ज्यादा फोर्स हम क्रिएट करना चाहते हैं। सिर्फ फोर्स की बात कर रहा हूं, एनर्जी तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी में कौन से लॉज हैं? कंजर्वेशन के। ओके, लेकिन फोर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं अपने हाथ से 10 न्यूटन से किसी चीज को दबा सकता हूं, तो मैं एक मशीन ऐसी बना सकता हूं कि मैं उसमें 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा और वो 1000 न्यूटन फोर्स लगा देगी आगे। दिस इज पॉसिबल। और ऐसी जितनी मशीनें हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स। तो ये जो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है? प्रेशर एट एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड इज सेम। दूसरे और इसके पार्ट क्या क्या है? द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ओके, तो इसमें हम एक मशीन बनाते हैं, उस मशीन में कंटिन्यूअस फ्लूइड रहता है, लिक्विड, लेकिन दो जगह उसके डायमीटर अलग अलग रहते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसी डिवाइस से इंट्रोड्यूस होते हैं जो डिवाइस लिक्विड में फोर्स लगाने के काम में आती है। वो डिवाइस आगे भी हमको पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स में, मशीन्स में, इंजिन्स में, सब जगह। एंड दैट डिवाइस इज पिस्टन एंड सिलेंडर, सिलेंडर एंड पिस्टन। सिलेंडर और पिस्टन डिवाइस आप सबने देखी हुई है, हमने पिचकारी चलाई है। पिचकारी में बाहर की ट्यूब सिलेंडर और अंदर जो चलता है दैट इज पिस्टन। हम सब ने डॉक्टर का इंजेक्शन देखा है, इंजेक्शन के बाहर सिलेंडर और जो अंदर चलता है दैट इज पिस्टन। टेक्निकली फिजिक्स की भाषा में ये जो बाहर की ट्यूब रहती है दिस इज सिलेंडर, और ये जो अंदर ये क्या चीज है? पिस्टन। इसकी स्पेशलिटी क्या रहती है? आइडियल पिस्टन किसको बोला जाएगा? आइडियल पिस्टन इसको बोला जाएगा, ये पिस्टन है, ये ऐसा ऊपर नीचे चल सकता है। आइडियल पिस्टन इसको बोला जाएगा कि जब ये चलता है तो इसकी सरफेस और पिस्टन की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे तेल वगैरह लगा के जो भी करके फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, सो दैट वी डोंट लूज एनर्जी। उतना गैप हमको रखना चाहिए कि पिस्टन बिल्कुल फ्रीली चले।
दूसरा, गैप इतना नहीं होना चाहिए कि वहां से कुछ निकल जाए एयर के एटम्स। तो उसको इतना टाइट रखना है कि एक भी एयर का एटम उसमें से निकल ना पाए। तो जब हम इसको दबाएंगे तो इसके अंदर जितने एयर के पार्टिकल हैं सब एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, लेकिन कोई भी यहां से लीक नहीं होगा। तो ये गैप इतना कम रहेगा कि उसमें से एयर लीक नहीं हो सकती, इतना ज्यादा रहेगा कि फ्रिक्शन के कारण वो फंसेगा। सो इट हैज टू बी वेरी वेरी क्लोज। ये समझ गए? ये होता है पिस्टन और सिलेंडर। ये पिस्टन सिलेंडर हम जगह जगह यूज करेंगे। ओके, यहां से फोर्स लगाएंगे। जब हम यहां से फोर्स लगाते हैं ये पूरा ऊपर उठता है, तो ये फोर्स हमारा इस पर ट्रांसमिट हो जाता है ऐसे। ओके, इन डिवाइसेस को हम यूज किया करेंगे। तो हमने एक पिस्टन सिलेंडर यहां लगाया। ये एक पिस्टन है, सॉरी सिलेंडर, और सिलेंडर में ये एक पिस्टन है। इसका छोटा सा एरिया है। ये पिस्टन और ये पिस्टन और ये सिलेंडर। सिलेंडर में लिक्विड भरा हुआ है। ये पिस्टन की रॉड है। इस रॉड के ऊपर हमने एक प्लेटफॉर्म लगाया। यहाँ पर हम फोर्स लगा सकते हैं। कैसे फोर्स लगा सकते हैं? इसके ऊपर एक 10 किलो का बाट रख देंगे, उसका फोर्स नीचे लगेगा। दैट इज हाउ वी अप्लाई द फोर्स। एक हमारे पास दूसरा सिलेंडर है। यहां हमने ऑयल भरा हुआ है और यहां भी ऑयल भरा हुआ है, और इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। तो इसके अंदर भी ऑयल भरा हुआ है। ओके, अब ये देखिए ऑयल यहां से लेके यहां तक भरा हुआ है और बीच में कोई ब्रेक नहीं है। सो देयर इज ए कंटिन्यूअस वन फ्लूइड। अगर ये कंटिन्यूअस वन फ्लूइड है तो इस पे पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल होगा, और पास्कल्स लॉ क्या है? प्रेशर एवरीवेयर इज सेम। ठीक, अब हमने यहां कुछ प्रेशर क्रिएट किया। कैसे प्रेशर क्रिएट किया? यहां हमने कुछ फोर्स लगाया F1। इसका एरिया है A1। तो कितना प्रेशर क्रिएट हुआ? प्रेशर इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। ये प्रेशर क्रिएट हुआ। ये प्रेशर कहां तक होगा? आंसर है पूरे फ्लूइड में होगा, क्योंकि प्रेशर सब जगह एक जैसा होता है। तो यहां पर भी प्रेशर कितना है? F1 अपॉन A1 P। तो ये भी P है, ये भी P है, यहां भी P है और यहां भी P है।
यहां इसने इसको नीचे दबाया, ये ऐसा दबा, तो यहां पर प्रेशर किस तरफ फोर्स लगाएगा? अपोजिट टू दी कांटेक्ट। ये सरफेस इन कांटेक्ट है तो प्रेशर ने इधर फोर्स लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, सब तरफ लगाया। हम इसको सोच रहे हैं पिस्टन पर कितना फोर्स लगा। इसका एरिया है A2, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना है? F2। F2 इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। इसका एरिया A2 है और इसका प्रेशर F1 अपॉन A1 है, क्योंकि ये सब जगह कैसा है? सेम। सो दिस इज A2 अपॉन A1 इंटू F1। ये F2 इस पर लगा F2, ये इस पर कितना फोर्स लग रहा है? F2। ये अब मान लीजिए ये एरिया इस एरिया से 1000 गुना बड़ा है, 1000 गुना बड़ा है ये वाला एरिया इस एरिया से। अगर ये एरिया इस एरिया से 1000 टाइम्स ज्यादा है तो F2 F1 से कितना ज्यादा हो गया? 1000 टाइम्स। तो F2 कितना हो जाएगा? 1000 टाइम्स। तो अगर हमने यहां से 10 किलो वेट से दबाया है तो उधर कितना किलो का फोर्स लगेगा? 1000 टाइम्स 10,000 kg। तो इसके ऊपर हमने एक ट्रक खड़ा कर दिया, तो हम यहां से 10 किलो फोर्स रखते हैं, इधर ट्रक उठ जाता है पूरा। क्यों? फोर्स कितना लग रहा है उधर? 10,000 kg। इस तरह से हमारा फोर्स कितना है? 10 kg हमने जो लगाया, और हमको कितना फोर्स मिला? 10,000 kg। इससे इसको हम उठा सकते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। तो हाइड्रोलिक मशीन में कहां प्रिंसिपल छुपा हुआ है? A2 अपॉन A1। एरिया को हम कम ज्यादा कर देते हैं तो फोर्स का रेशियो भी बदल जाता है, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। प्रेशर सब जगह बराबर होना है, तो अगर हम A1 A2 का रेशियो चेंज करते रहेंगे तो F1 F2 का रेशियो भी चेंज हो जाएगा, और इसको हम हमेशा अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। हम फोर्स लगाएंगे कहां? छोटे एरिया में, तो बड़े एरिया में हमको क्या मिलेगा? ज्यादा फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल है। अब ये जो हाइड्रोलिक मशीन है इसको हम जिस एंड पर्पस के लिए बनाते हैं उसी के हिसाब से इसका नाम रख लेते हैं। जैसे अगर हमने इसको ऐसे ट्रक को, कार को लिफ्ट करने के लिए बनाया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगर हमने इन दोनों को उल्टा किया और ये किसी टेबल के ऊपर ऐसे जाके प्रेस करेगा, जैसे बहुत सारी रुई है, रुई को हमने दैट इज कॉटन को प्रेस करके उसकी गठान बनानी है और एक्सपोर्ट करना है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रेस करना है, हाथ से हम उतना कर नहीं सकते, हमको 10,000 किलो से प्रेस करना है, तो 10,000 किलो हम हैंडल नहीं कर सकते, इससे काम करेंगे। हम लगाएंगे 10 किलो, उधर का कितना दबेगा? 10,000 किलो। ऐसा उल्टा कर दिया तो नीचे दबेगा वो 10,000 किलो। तो इसका मशीन का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक प्रेस। उसने प्रेस किया। इसी तरह से जब हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो ये है हमारा ब्रेक का पेडल, और ये कहां लगा है? ये हमारे व्हील के पीछे ये सिलेंडर लगा हुआ है, और यहां पर ब्रेक के शूज लगे हुए, ब्रेक शूज। हम यहां पर पैर से फोर्स लगाते हैं हल्का सा, हमने फोर्स लगाया 1 किलो, यहां कितना लगा? 10 किलो। 1 न्यूटन लगाया, यहां कितना लगा? 1000 न्यूटन। इससे ये एरिया 1000 गुना बड़ा है। हमने 1 न्यूटन लगाया और उस पर कितना लगा? 1000 न्यूटन। तब जाके हम कार को रोक सकते हैं, क्योंकि कार का वेट बहुत होता है, हम अपने पैर से नहीं रोक सकते। तो अगर आप कभी कार को ढुलकने दीजिए, बिना इंजन चालू करके ब्रेक लगाकर देखिए, नहीं रोक पाएंगे, इतनी ब्रेक भारी हो जाती है।
एनीवे, हाइड्रोलिक सिस्टम जब चालू रहता है तब हमारा फोर्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ऐसे इंक्रीज होता है। तो तीसरा हम इसका क्या एप्लीकेशन बनाते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, मैं तीनों के अलग अलग डायग्राम आपको बना के नहीं दे रहा हूं, पहले मैं बनाता था, दैट इज ए लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल सिर्फ सीखना चाहते हैं। आप इसे ब्रेक बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसा करिए, यहां लिख दीजिए पेडल, इसको ऐसा करिए, इसके सामने लिख दीजिए ब्रेक शूज, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इस तरह से कोई भी हाइड्रोलिक मशीन आप बना सकते हैं। और आजकल आप लोग एक हाइड्रोलिक जैक देखते हैं, हर डंपर में लगा हुआ होता है। ट्रक डंपर आता है और पीछे खड़ा करके वो पीछे चालू करता है और वो रॉड, ये वाला रॉड उठते चला जाता है। ये पूरे डंपर को 10,000 किलो के डंपर को भी उठा देता है। जबकि अंदर से इंजन कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन, यहाँ कितना लगता है, 10,000 न्यूटन। तो वो भी क्या, जो हम जिस सिलेंडर को देखते हैं वो कौन सा होता है, ये वाला, ये उसके इंजन के अंदर होता है। इस तरह से हाइड्रोलिक मशीन हम सब जगह यूज करते हैं आजकल, जहां हमको फोर्स ज्यादा लगा जैक। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, हर एक का सेम प्रिंसिपल। और आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोलिक मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है, पास्कल्स लॉ। याद रखिए, पास्कल्स लॉ। एक दूसरी छोटी सी चीज इसमें पूछी जाती है, हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, सामने 1000 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इज नॉट इट ए वायोलेशन ऑफ द कंजर्वेशन लॉ? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 10 लगाएं और हमको 1000 मिले? हमारे नेचर में ये नियम नहीं, जितना लगाएंगे उतना ही मिलता है। ओके, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं दैट कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन किसका होता है, एनर्जी। कंजर्वेशन चार्ज का होता है, कंजर्वेशन मोमेंटम का होता है, फोर्स का कंजर्वेशन है। ओके, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम यहां फोर्स लगाते हैं, ये हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, वर्क कितना किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम इसको नीचे लेकर आते हैं 100 मिलीमीटर, हमने इसको दबाया, इधर फोर्स कितना लगा, 1000, ये ऊपर की तरफ लगा 1000 न्यूटन, ये कितना ऊपर गया, 1 मिलीमीटर। यहां वर्क डन कितना हुआ, 10 इंटू 100, 1000 जूल वर्क डन हुआ या 1000 यूनिट हुआ। यहां वर्क डन कितना हुआ, हाँ सेम, जितनी एनर्जी लगाएंगे उतनी ही लगेगी, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व। तो हम जब ब्रेक में ब्रेक को दबाते हैं, हम दबाते हैं उसको 50 मिलीमीटर, ब्रेक शू कितना दबता है, 1 मिलीमीटर बस। तो उसके साथ जो व्हील लगा है वो कितना दूर है, 1 मिलीमीटर, तो पकड़ लेता है उसको। ठीक है, तो इस तरह से वर्क डन में कोई अंतर नहीं, देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट देयर इज ए चेंज इन द फोर्स, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट दोनों का अलग अलग करते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको याद रखिएगा। एनर्जी